ये बच्चों, इस वीडियो में हम इतिहास विषय के अंतर्गत पार्ट 4 शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराज बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिवाजी महाराज के बारे में आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी होगी, तो शिवाजी महाराज के पहले हमारा महाराष्ट्र कैसा था उसकी जानकारी हम जानेंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र का अधिकांश प्रदेश अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के आधिपत्य में था। देखिए बच्चों, एरो करके दिख रहा है ना आपको, ये निजाम शाह के आधिपत्य में था और यहाँ पर ये जो येलो कलर है वो आदिल शाह के आधिपत्य में था। तो इस प्रकार बच्चों, मुगलों का खान देश में प्रवेश हो चुका था। उनका उद्देश्य क्या था? दक्षिण में अपनी सत्ता का विस्तार करना। कोकण के तटों पर अफ्रीका से आए हुए सिद्दी लोगों ने भी अपनी बस्तियां बना रखी थी। ये क्यों आए थे यहाँ पर? बसने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो किसके अधिकार में था? खानदेश प्रदेश में था। और उसके बाद बाजू में यहाँ पर जो ग्रीन से थोड़ा दिख रहा है वहाँ पर सिद्दी लोगों ने अपनी बस्तियाँ बना रखी थी। इस प्रकार इन लोगों ने, जो विदेशी सत्ता थी, यूरोप से आए थे, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच। ये जो विदेशी सत्ता दूसरे देशों से आए थे, इन्होंने हमारे देश में अपनी सत्ता को जमाया। और इन लोगों के बीच में, चारों के बीच में हमेशा प्रतिद्वंदिता और पारस्परिक संघर्ष होता था। किस लिए? अपने व्यापार को बाजार में अधिक से अधिक आगे बढ़ाने के लिए होड़ मची रहती थी इनके बीच में। उसी प्रकार पश्चिमी तट पर गोवा और वसई में पुर्तगालियों ने पहले से ही अपना राज्य स्थापित किया था। गोवा नाम आप लोगों ने सुना होगा, गोवा राज्य। उसी प्रकार वसई जो स्थान है उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपना राज्य, अपना अधिकार जमा लिया था। देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मैप में गोवा दिख रहा है आपको। इसी प्रकार वसई, दोनों जगहों पे पुर्तगालियों ने और बाकी और भी विदेशी सत्ताओं ने अपना क्या किया था? एक प्रकार से गोदाम बना लिया था। अपनी कंपनियों के गोदाम बनाकर उसके माध्यम से यहाँ पर अपनी सत्ता को, अपने वर्चस्व को स्थापित कर लिया था। ये सभी सत्ताएं एक दूसरे की शक्ति का अनुमान करती हुई स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही थी। साथ ही जितना संभव होगा उतना अपना वर्चस्व बनाए रखने की योजना में लगी थी। इनके पारस्परिक संघर्ष के कारण महाराष्ट्र में अस्थिरता और असुरक्षितता निर्माण हुई थी। अब देखिए बच्चों, अगला पॉइंट है गांव, मौजा। जो छोटा स्थान होता था उसे गांव कहते थे, आज कहते हैं, और तब के समय में बच्चों उसे मौजा कहते थे। आज आप लोग देखते हो छोटे स्थान को गांव कहते हैं, उससे बड़ा स्थान को तहसील कहते हैं, और कई गांव को मिलाकर जो बनता है उसे कहते हैं जिला। तो अधिकांश लोग गांव में रहते थे और गांव को मौजा कहते थे। गांव का प्रमुख होता था पाटिल, जो गांव का मुखिया होता था वो होता था पाटिल। जैसे बच्चों आज आप गांव में चले जाते हैं तो आपके गांव का प्रमुख कौन होता है? प्रधान, है ना। जो प्रधान होता है वो गांव की सारी देख रेख का जिम्मेदारी उठाता है। नगर में, आप शहरों में आओगे तो नगर सेवक जो होता है वो नगर की देख रेख की जिम्मेदारी उठाता है। तो ये क्या करते थे? झगड़ा निपटाते थे, अधिकाधिक भूमि को उपज में लाने का कार्य करते थे। पाटिल के साथ में जो मुखिया होता था गांव का पाटिल, उसके सहयोग के लिए होता था कुलकर्णी। कुलकर्णी पाटिल के कार्य में सहायता करता था और जमा राजस्व जो होता था उसका अभिलेख तैयार करता था। देखो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो तो पढ़ो, यहाँ पर दिया है। गांव में झगड़ा विवाद होने पर शांति स्थापित करने का कार्य पाटिल करता था और उसके कार्य में सहयोग करने का कार्य करता था कुलकर्णी। गांव में विभिन्न काम करने वाले जो श्रमिक होते थे, प्रजा, जिनको हम अभी भी कहते हैं
प्रजा, उनको व्यवसायों से संबंधित अधिकार जो होते थे वंश परंपरा से प्राप्त होते थे। वंश से जो कार्य व्यापार चलते आ रहा है, दादा ने जो किया वही बेटे ने किया, वही उसके बेटे ने किया, इस तरह परंपरागत तौर से जो व्यापार चलते थे वो चले आए थे। और गांव में श्रमिक अपनी सेवाएं देते थे, उनके बदले में उन्हें किसान अनाज देते थे, हिस्सा जो देते थे, अनाज का कुछ हिस्सा देते थे, उस हिस्से को कहते थे बलूत। आज अगर कोई कार्य करता है तो बदले में पैसा मांगता है, तब के समय में पैसा नहीं होता था तो लोग अनाज देते थे। इस तरह लेन देन का कार्य उस समय होता था। अगला पॉइंट है बच्चों कस्बा। एक बड़े गांव का जो गांव से बड़ा जो होता था स्थान, उसे कहते थे कस्बा। आज के समय में अगर मान लो तो तहसील। सामान्यतः कस्बा परगना का मुख्य स्थान होता था, और जो परगना अभी आप आगे पढ़ोगे तो परगना का जो मुख्य स्थान होता था उसे कहते थे कस्बा। जैसे कि इंदापुर परगना का मुख्य स्थान इंदापुर कस्बा, वाई परगना का मुख्य स्थान वाई कस्बा। गांव की तरह कस्बे में भी मुख्य व्यवसाय खेती होती थी। वहां बढ़ई, लुहार आदि कुशल श्रमिक होते थे जो अपने कस्बे से जुड़े बाजार पेठ में बैठते थे, और बाजार पेठ में लोगों को उनके आवश्यकताएं की चीज़ें मिलती थी। तो इस प्रकार ये सुविधाएं कौन देता था कस्बे में? कस्बे का जो मुख्य होता था शेटे, और शेटे के सहयोग के लिए कौन होता था? महाजन। बाजार पेठ का जागीरदार प्रशासक, गांव में बाजार पेठ बसाने का कार्य, बाजार पेठ का को सुविधाएं, लोगों को सुविधाएं देने का कार्य, बाजार पेठ का हिसाब किताब रखने का कार्य, ये शेटे और महाजन करते थे। अगला आ जाते हैं बच्चों परगना। कई गांवों को मिलाकर एक परगना बनता था। फिर भी सभी परगनों में गांवों की संख्या समान नहीं होती थी। कहीं परगना जो होता था उसमें 40 गांव होते थे, कहीं कोई परगना होता था उसमें 290 गांव होते थे, कहीं 64 गांव होते थे। सबकी संख्या अलग अलग होती थी जनसंख्या और स्थान के अनुसार। परगने का प्रमुख कौन होता था? देशमुख और देशपांडे, ये परगने के प्रमुख होते थे। जो गांव का प्रमुख कौन होता था? इसके पहले मैंने बताया पाटिल और कुलकर्णी। उसी प्रकार यहाँ पर परगने का प्रमुख होता था देशमुख, और उसकी सहायता के लिए देशमुख। और माफीदार अर्थात वतनदार अधिकारी भी होते थे जो इनके साथ में कार्य करते थे। परगना के पाटिल के जो मुखिया होते हैं वो देशमुख होता था। गांव के स्तर पर जो कार्य पाटिल करता था वही कार्य कौन करता था? देशमुख करता था। इस प्रकार देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। कुलकर्णी जो कार्य गांव स्तर पर करता था वही कार्य देशपांडे परगना स्तर पर करता था। ये जो माफीदार और वतनदार इनके साथ में अधिकारी होते थे वो सरकार और प्रजा के बीच में पुल का कार्य करते थे, सेतु का कार्य, ब्रिज। वो क्या करते थे? प्रजा से पैसे को वसूलते थे और सरकार तक पहुंचाते थे। कभी कभी ये वतनदार और ये जो माफीदार होते थे ये क्या करते थे? अपने अधिकार का दुरुपयोग करते थे। क्या करते थे? प्रजा से पैसा लेते थे, सरकार तक पहुंचाने में विलम्ब करते थे या नहीं भी देते थे। इस प्रकार प्रजा को जब सुविधाएं नहीं मिलती थी तो प्रजा क्या हो जाती थी? त्रस्त हो जाती थी। देखो यहाँ पर दिया है, कभी कभी परगना के गांव पर कभी कोई संकट आता था या अकाल जैसी स्थिति निर्माण होती थी तो प्रजा की मांगों को सरकार के सम्मुख रखने का काम वतनदार और माफीदार का होता था। लेकिन ये क्या करते थे? उस कार्य को बखूबी निभाते नहीं थे, जिसके कारण सरकार प्रजा को सारी सुविधाएं नहीं दे पाती थी। कभी कभी वे प्रजा से अधिक पैसा वसूल लेते थे और प्रजा को वो सारी सुविधाएं नहीं दे पाते थे, जिससे प्रजा त्रस्त हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। और बच्चों जब अकाल जैसी स्थिति निर्माण होती थी तो अकाल में क्या होता है बच्चों? अनाज और पानी की कमी हो जाती है। लोगों को समय पे अनाज नहीं मिलता था, अनाज के दाम बढ़ जाते थे और चारा पशुओं को नहीं मिलता था, पानी की प्रखर कमी निर्माण हो जाती थी। और ये सब चीज़ें जो हैं हमारी जीवना आवश्यक वस्तु हैं और ये हमें बहुत आवश्यक है, जीने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। यह न मिले तो क्या होगा?
हम अगर अनाज नहीं खाएंगे तो हम भूखे मरेंगे, है ना। पानी नहीं मिलेगा पीने को, प्यासे मरेंगे। तो ये सब तो हमारे लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, और यही नहीं मिलेगा तो प्रजा परेशान हो जाएगी। ऐसी ही भयानक स्थिति अकाल की एक बार आई थी यहाँ पर, जैसा कि दिया है 1630 में। ऐसा भयानक अकाल उस समय पड़ा था कि लोगों में हाहाकार मच गया था। अनाज की भयंकर कमी उत्पन्न हो गई थी। रोटी के टुकड़े के लिए लोग स्वयं को बेचने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था। उस समय न लोगों को खाने को मिलता था, न पानी मिल रहा था। देख रहे अब जानवर मर रहे थे। देख रहे अब लोगों की, व्यक्तियों की स्थिति कैसी हो गई थी। यहाँ पर देख रहे हो हड्डी हड्डी दिख रहे हैं इनके। तो इस प्रकार अकाल की जब स्थिति ज़्यादा उस समय प्रजा को परेशान कर दी थी, परिवार उजड़ गए थे, जानवर मर गए थे, तो लोग वहाँ से, खेती नष्ट हो गई थी, ढोर डंगर सब मर गए थे, उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, लेन देन रुक गया था। तो लोग क्या कर रहे थे, देश को छोड़कर भागने लगे थे, उस स्थान को, उस राज्य को छोड़कर लोग भागने लगे थे। कम से कम कहीं और जाएंगे तो हमें खाने पीने को मिलेगा और हम जीवित रह सकेंगे। जनजीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया था कि उसे पटरी पे लाना बहुत ही बड़ी चुनौती का कार्य उस समय हो गया था। देख रहे बच्चों आप लोग, यहाँ पर चित्र में दिख रहा है ना। तो इस प्रकार अकाल की स्थिति जब निर्माण होती है तो उसके लिए सहायक कौन होता है? सरकार। और जब सरकार सहायता नहीं करेगी तो प्रजा त्रस्त हो जाएगी, है ना, प्रजा परेशान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अगला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वारकरी पंथ का कार्य। फिर वारकरी पंथ के अंतर्गत कई संत हैं यहाँ पर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, स्वामी रामदास जी, संतों के कार्य। इन सब मुद्दों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।